got a riddle. Brace yourselves. What follows us all day long but Our hides? shadow. And Chris is chasing. I shall be doing the talking from now on. मेरे पास एक पहेली है। अपने आप को तैयार रखे कि दिन भर हमारा पीछा कौन करता है, लेकिन छाया और चिस ठीक है। मुझे अब से बात करनी चाहिए। फिल्म एक अंधेरे और डरावने जंगल में शुरू होती है, जहां ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोकते हैं, जिससे यह भयानक और रहस्यमय लगता है। केवल कुछ प्रकाश किरणें मोटी शाखाओं के बीच से झांकने में कामयाब होती है। अचानक हम एक गंदे हाथ को एक पैर को पकड़ते हुए देखते हैं, और फिर हम एक थके हुए किशोर लड़के को देखते हैं, जो पीले रंग की हुडी पहने हुए जंगल में भागता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह भारी सांस लेते हुए और कीचड़ भरी धरती को पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। फिर हम एक चमकदार लाल बस में बदल जाते हैं, जो जंगल के ऊंचे पेड़ों से घिरी एक सुनसान सड़क पर लुढ़कती है। बस के अंदर नोलन नाम का एक किशोर लड़का है, जो ग्रे हुडी पहने हुए है और अपने ईयरफोन के जरिए संगीत सुन रहा है। खिड़की से बाहर देखता है। पास में एक किशोर लड़की है, जिसका नाम बेस है, जो चित्र बनाने में व्यस्त है। उसके स्केच पैड नोलन ने चुपके से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, जिससे साफ पता चला कि उसे उस पर क्रश है। इस बीच बस ड्राइवर एक रोमांचक चंद्रग्रहण के बारे में बात करता है, जो आने वाला है। वह रेडियो की आवाज़ कम करता है और किशोरों से पूछता है कि क्या वे इसे देखने की योजना बना रहे हैं। कार्ल, एक मोटा लड़का जो पास में बैठा है, बताता है कि उसने यूट्यूब पर इसके बारे में एक वीडियो पहले ही देख लिया है। उसके बगल में बैठी लड़की क्वीनी कहती है कि वह अपने पिता के साथ इसे देखने जा रही है। वे बस के पीछे शांत होने से पहले थोड़ा हगरना शुरू करते हैं। रेगी, एक लड़का जिसके नाक में अंगूठी है, अकेला बैठा है। वह एक खाली सोडा कैन को कुचलता है और नोलन पर फेंकता है, जो सीधे उसके सिर पर लगती है। नोलन पलटता है और देखता है कि रेगी उसे एक अशिष्ट इशारा कर रहा है। वह रेगी को जवाब देता है, लेकिन फिर वापस मुड़ता है और पाता है कि बेस उसे देखकर मुस्कुरा रही है। लड़के थोड़ी देर के लिए खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, और जब चीजें शांत हो जाती है तो बस ड्राइवर जोसेफ बेस से पूछता है कि क्या वह ग्रहण देखने की योजना बना रही है। बेस नहीं, जरूर। और कार्ल नोलन और बेस दोनों को चिढ़ाता है, जिससे क्वीनी हुहलाहट में एक अलग सीट पर चली जाती है। रेडियो ग्रहण के बारे में बात करता रहता है और कहता है कि यह लंबा और आकर्षक होगा। कार्ल खड़ा होता है और अपने फोन से एक पहेली पढ़ता है, लेकिन जोसेफ जल्दी से इसका पता लगा लेता है, जिससे कार्ल निराश हो जाता है। रेगी कार्ल पर हंसता है कि वह चालाक है। फिर जोसेफ एक पहेली साझा करता है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वे ऑनलाइन नहीं पा सकेंगे। किशोर ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कोई भी इसे हल नहीं कर सकता। पहेली में 7 अक्षर शामिल है, और यह एक बहुत ही आवश्यक गुण है। हालांकि बच्चों को पता नहीं है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। कार्ल क्वीनी को सही उत्तर न देने के लिए चिढ़ाता है और उसे IQ कहता है। जोसेफ उन्हें रियर व्यू मिरर से देखता है, उनके भ्रमित भावों पर हंसता है। बस एक अंधेरी संकरी सड़क पर मुड़ती है। अचानक एक गिरा हुआ पेड़ उनका रास्ता रोक देता है, इसलिए जोसेफ को पीछे हटना पड़ता है और इसके बजाय एक छोटी छिपी हुई सड़क चुननी पड़ती है। वे खुद को एक खाली धुंधली सड़क पर पाते हैं और कोहरे के कारण किशोर डरने लगते हैं। कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। बस फिर से रुक जाती है जब वे सड़क के बीच में पड़े एक हिरन को देखते हैं। जोसेफ हिरन को हटाने के लिए बस से उतरता है और किशोरों को अंदर रहने के लिए कहता है। वे उसकी मदद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने का फैसला करते हैं। जोसेफ हिरन को पैरों में खींचता है, लेकिन फिर बस के अंदर कुछ अजीब महसूस होने पर रुक जाता है। किशोर मजाक करना शुरू करते हैं। कार्ल एक मजेदार कहानी शुरू करता है, लेकिन जब जोसेफ बंदूक तानकर बस में वापस आता है तो किशोर डर के मारे हांफने लगते हैं, क्योंकि जोसेफ के ठीक पीछे एक मैला कुचाला आदमी बस में प्रवेश करता है। वह आदमी उन्हें एक डरावना अभिवादन देता है, जबकि अभी भी बंदूक जोसेफ पर तानता है। वह सभी को बैठने का आदेश देता है और जोसेफ किशोरों को यह कहते हुए शांत करने की कोशिश करता है कि वह आदमी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वह आदमी जोसेफ को धक्का देता है और मांग करता है कि वह बिना कुछ कहे गाड़ी चलाए। किशोर चुपचाप बैठते हैं, रेगी को छोड़कर, जो जिद्दीपन से एक पल के लिए खड़ा रहता है और फिर बैठ जाता है। वह आदमी क्वीनी को एक अलग सीट पर ले जाता है और जोसेफ से कहता बस के दरवाजे बंद होते ही गाड़ी चलाना शुरू करे। कार्ल अपने पिता क्रिस के साथ दोपहर का भोजन याद करता है।
उस दोपहर के भोजन के दौरान कार्ल ने क्रिस को एक लड़की को गुंडों से बचाने के बारे में एक अजीब कहानी सुनाई थी और क्रिस ने उस पर विश्वास करने का नाटक किया और फिर उसने कार्ल को एक खतरनाक सीरियल किलर के बारे में एक समाचार लेख दिखाया जो जेल से भाग गया था, जिसे जीभ खाने वाला पागल कहा जाता है, जो किशोरों को निशाना बनाता है। उसने मजाक में कहा कि कार्ल हत्यारे को उसी तरह से संभाल सकता है जैसे वह स्कूल में गुंडों को संभालता था। वर्तमान क्षण में कार्ल को पता चलता है कि बंदूकधारी वास्तव में फरार अपराधी है। जैसे ही दिन शाम में बदलने लगता है, बस चलती रहती है। बंदूकधारी, जिसका नाम पेद्रो है, वह सभी को अपने फ़ोन खिड़कियों से बाहर फेंकने के लिए कहता है ताकि वे मदद के लिए फ़ोन न कर सके। सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं सिवाय रेगी के, जो पेद्रो को घूरता है। जोसेफ रेगी को सुनने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पेद्रो बस उस पर हंसता है। पेद्रो रेगी के पास जाता है और उसे अपना फ़ोन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उसके सिर पर बंदूक तानता है। वह शिकायत करता है कि किशोर लाश की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें वापस बैठने और सवारी का आनंद लेने के लिए कहता है, जबकि जोसेफ बस चलाना जारी रखता है। फिर एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करता है, लेकिन अचानक यह रुक जाती है। जोसेफ अपनी सांस के नीचे कसम खाता है और पेद्रो यह जानने की मांग करता है कि क्या खराबी है। जोसेफ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पेद्रो बंदूक को उसके सिर पर दबाता है और मांग करता है कि वह इसे ठीक करे। जोसेफ इग्निशन में चाबी घुमाता है, लेकिन इंजन शुरू नहीं होता है। पेद्रो क्रोधित हो जाता है और क्वीनी को पकड़ लेता है, बंदूक को उसके सिर पर दबाता है और उसे धमकी देता है कि अगर जोसेफ बस को फिर से चालू नहीं करता है तो जोसेफ पेद्रो को शांत होने के लिए कहता है। लेकिन पेद्रो जोर देकर कहता है कि उसे बाहर निकलकर इसे ठीक करना चाहिए। वह जोसेफ और किशोरों को चेतावनी देता है कि वे कुछ भी अजीब करने की कोशिश न करें और क्वीनी को बस से बाहर धकेल देता है। जोसेफ बस के नीचे एक डिब्बे खोलता है, जबकि पेद्रो और क्वीनी बस के अंदर बारीकी से देखती है। किशोर डरे हुए है। कार्ल को चिंता है कि पेद्रो उन्हें मार सकता है और सुझाव देता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए उसे निष्क्रिय करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। हालांकि कार्ल और रेगी तय करते हैं कि पेद्रो अब बहुत खतरनाक हो जाएगा। जोसेफ यह पता लगाने के लिए संघर्ष करता है कि इंजन क्यों शुरू नहीं होगा। अचानक रोशनी बंद हो जाती है और सुरंग पूरी तरह से काली हो जाती है। बस के अंदर से एकमात्र रोशनी आती है और हर कोई डर से भर जाता है। अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है। जोसेफ अपनी टॉर्च को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता है। बंदूक वाला आदमी पेद्रो जोसेफ को शोर की जांच करने के लिए कहता है। जोसेफ घबराहट महसूस करते हुए टॉर्च के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही जोसेफ अंधेरे में कदम रखता है, पेद्रो क्वीनी को वापस बस में धकेलता है। किशोर विंडशील्ड के माध्यम से जोसेफ को देखते हैं। अचानक एक बड़ी हुड वाली आकृति दिखाई देती है और जोसेफ को पकड़ लेती है। वह चिल्लाता है, जिससे अन्य किशोर घबरा जाते हैं। पेद्रो उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है। अब बहुत गुस्सा महसूस कर रहा है। पेद्रो को पता चलता है कि बस की चाबी गायब है। वह गाली देता है और कार्ल को जोसेफ के शरीर से चाबी निकालने का आदेश देता है। कार्ल हिलने से बहुत डरता है, इसलिए नोलन जाने की पेशकश करता है। इसके बजाय उसी समय बेस बस से बाहर भाग जाती है। पेद्रो नोलन को पीछे रहने की चेतावनी देता है, जबकि बेस कांपते हुए जोसेफ की जेब में चाबी लेने के लिए हाथ डालती है। जब वह जोसेफ का बेजान चेहरा देखती है तो वह रोने लगती है, लेकिन जल्दी से एक और आवाज़ से खुद को विचलित कर लेती है। पेद्रो चाबी लेता है और रेगी को बस शुरू करने के लिए कहता है। रेगी हिचकिचाता है और पेद्रो उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं मानता है तो वह उसे गोली मार देगा। नाराज रेगी चाबी पकड़ता है और बस शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। पेद्रो धमकी देता है कि अगर रेगी बस नहीं चला पाता है तो वह क्वीनी से शुरू करेगा। रेगी खड़ा हो जाता है और पेद्रो को क्वीनी नाम पुकारना बंद करने के लिए कहता है, जो पेद्रो को बस इतना विचलित करता है कि नोलन उसे धक्का दे सके। रेगी बंदूक लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पेद्रो उसे वापस पकड़ लेता है और बाहर मौजूद प्राणी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। बाहर से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। बस हिल जाती है
और किशोर खिड़की से प्राणी की एक झलक देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो उन्होंने पहले कभी देखा हो। चीखे और फीटों के बीच छिप जाए क्योंकि जीव दहाड़ता है और गुर्राता है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वे इस भयावह स्थिति से कैसे बच सकते हैं। रेगी बस के पीछे अपने सामान्य स्थान पर जाता है, जबकि रेडियो चटकने की आवाज करता है। उसे चक्कर आने लगता है और वह अपना चेहरा पीछे की खिड़की से दबाता है। इससे पहले कि वह अचानक गिर जाए, उन्हें जीव की जानी पहचानी कर्कश आवाज सुनाई देती है। बस हिंसक रूप से हिलती है क्योंकि जीव दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। बेस जल्दी से एक टॉर्च पकड़ती है और उसे ऊपर उठाती है, जो जीव को बस इतनी देर तक दूर रखती है कि हर कोई दूसरे दरवाजे से भाग सके। उन्हें एक बंकर मिलता है और थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद एक कमरा मिलता है जिसमें एक बंकर है। एक सैन्य किले की मंजिल योजना नोलन और बेस्ट नियंत्रण टॉवर की खोज करने का फैसला करते हैं ताकि वे रोशनी चालू कर सके। इस दौरान रेगी साहा करता है कि उसके पिता जेल में है और नोलन और बेस इस पल को लेकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब वे खोज कर रहे होते हैं, नोलन और बेस एक बड़ी टॉर्च पाते हैं। नोलन बताते हैं कि किसी ने उस प्राणी को मारने की कोशिश की होगी इससे पहले कि वे एक गुफा में एक कंकाल भी पाते हैं, जो दर्शाता है कि योजना काम नहीं आई। इस बीच रेगी और क्वीनी अलग हो जाते हैं। रेगी क्वीनी को ढूंढता है जिस पर हमला किया जा रहा है। तालियां। प्राणी बहादुरी से टॉर्च से प्राणी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके हाथों से निकल जाता है। नोलन और बेस मुख्य बिजली स्विच का पता लगाते हैं क्योंकि वे इसे चालू करने की कोशिश करते हैं। कार्ल क्वीनी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। उन्हें एहसास होता है कि रेगी खतरे में है और उसकी मदद करने के लिए वापस भागते हैं। रेगी उस प्राणी के नीचे संघर्ष कर रहा है जो उस पर खून टपका रहा है, जबकि उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगी ने उस जीव को ज्यादा देर तक रोके रखने में असमर्थ होकर कराहना शुरू कर दिए। बेस और नोलन ने सुरंग में चमकीली रोशनी डालने वाले बड़े स्विच को चालू कर दिया। जीव चीखता है और जल्दी से रेगी से दूर उड़ जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कार्ल राहत की सांस लेता है और खुश होता है कि उन्होंने जनरेटर को ठीक कर दिया। कंट्रोल रूम में नोलन और बेस को एक छोटी सी सीढ़ी मिलती है जो नीचे जाती है। वे पुराने अखबारों और उस जीव की तस्वीरों से भरी एक गुफा पाते हैं जिसने जोसेफ को मारा था। किताबों और पत्रिकाओं से यह भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति उस जीव से जुनूनी था। नोलन को एक छोटी लड़की की पोलरॉइड तस्वीर भी मिलती है और वह कहानी को जोड़ना शुरू कर देता है। वे जल्दी से अपने दोस्तों के पास वापस जाते हैं, लेकिन एक दालान में रुक जाते हैं जब उन्हें एक छाया उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। रेगी और अन्य लोग कोने के आसपास दिखाई देते हैं और नोलन और बेस उन्हें देखकर राहत महसूस करते हैं। हालांकि वे जल्दी से नोटिस करते हैं कि क्वीनी को चोट लगी है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कार्ल समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। कोई भी उसे समझ नहीं सकता। नोलन उसे शांत करता है, जबकि बेस क्वीनी की चोट की जांच करता है, जो एक गहरी खूनी घाव है। शांत हो जाओ। रेगी उसे अकेला छोड़ने के लिए खुद को दोषी मानता है और जोर देता है कि उन्हें जाने की जरूरत है, लेकिन बेस कहता है कि वे ऐसे ही नहीं जा सकते। वे समूह को नियंत्रण टॉवर में ले जाते हैं और उन्हें जूलियस नामक एक आदमी के अवशेष दिखाते हैं। नोलन बताते हैं कि जूलियस एक प्राणी के प्रति आसक्त हो गया जिसे नोक्टर्न वांडरर के रूप में जाना जाता है। जब उसने उसकी बहन को ले लिया। नोलन जूलियस की डायरी से पढ़ता है और हम देखते हैं कि कहानी एक फ्लैशबैक में सामने आती है। युवा जूलियस एक पीले रंग की हुडी पहने हुए जंगल में अपनी बहन के साथ चलता है और दिखावा करता है कि वे एक साहसिक यात्रा पर है। जूलियस यह नहीं देखता कि उसकी बहन एक अंधेरी सुरंग में कदम रखती है। वह कुछ देखती है और जम जाती है। जूलियस एक भयानक चीख सुनता है और डर के मारे भाग जाता है और गिर जाता है और रोता है। बाद में हम देखते हैं कि जूलियस एक वयस्क के रूप में अपनी बहन की किताब पकड़े हुए है। वह एक बूढ़ा आदमी बन गया है जो स्मृति से पीड़ित है। उस दिन वह उस प्राणी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सुरंग में प्रवेश करता है। मोमबत्तियों से घिरा हुआ वह प्राणी से लड़ने के लिए एक मशीन बनाने पर काम करता है।
हम उसे वर्तमान में अपनी बहन की तस्वीर को देखते हुए धारदार और फायरिंग हथियार बनाते हुए देखते हैं। दोस्त प्राणी को मारने के लिए जूलियस के हताश प्रयासों के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि यह एक परजीवी की तरह काम करता है जो क्वीनी का शिकार करता रहेगा। उन्हें पता चला कि जूलियस की मृत्यु तब हुई जब उसके रेडियो ने प्राणी को आकर्षित किया। हालांकि वीनी चिंतित है, किशोरों ने जूलिया द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करने का फैसला किया। वह अनिच्छा से सहमत है और वे सभी गले मिलते हैं। काम शुरू करने से पहले वे पुराने उपकरणों का परीक्षण करते हैं, एक योजना बनाते हैं और लाइट मशीन तैयार करने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे क्वीनी के खून से सने कपड़ों का उपयोग करके नॉक्टर्न वांडरर को लुभाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। योजना अच्छी तरह से शुरू होती है, लेकिन बेस स्विच के साथ संघर्ष करती है और रेगी का बटन काम नहीं करता है। नोलन लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन बेस द्वारा बचा लिया जाता है, जो प्राणी का ध्यान भटकाता है। वह लगभग उसे और क्वीनी को एक दरवाजे के पीछे छिपा हुआ पाता है, लेकिन दूर से आती एक आवाज़ उसे दूर खींचती है। वे प्राणी को एक कमरे में फुसलाने में कामयाब हो जाते हैं, जहां रानी के खून से सने कपड़े एक प्रकाश स्रोत पर रखे होते हैं। प्राणी कपड़े पकड़ लेता है और वे जल्दी से अंधा करने वाली रोशनी चालू कर देते हैं। संगीत कार्ल बहादुरी से उसे चाकू मारता है, जिससे लड़कियों को भागने का समय मिल जाता है। क्वीनी और बेस सुरक्षित रूप से सुरंग से बाहर निकल जाती है और राहत की सांस लेती है। वे पीछे मुड़कर देखती है और प्राणी को चीखते हुए देखती है, लेकिन सुरंग के अंधेरे में फंस जाती है। लड़के मशालों के साथ पहुंचते हैं और प्राणी को फंसाते हैं और उसे आग लगाते हैं। वे उसे जलते हुए और दर्द में चीखते हुए देखते हैं। नोलन अंत का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जोसेफ की पहेली का उत्तर साहस है। वे बताते हैं कि साहस उनके डरावने साहसिक कार्य से सीखा गया महत्वपूर्ण सबक था और भले ही दूसरे इसे न समझे, यह हमेशा उनके साथ रहेगा। कहानी पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरंग की जांच के साथ समाप्त होती है। एक अधिकारी टॉर्च से सुरक्षित कमरों की जांच करता है। अचानक एक तेज चीख उसे स्तब्ध कर देती है और उसकी टॉर्च बुझ जाती है, क्योंकि वह किसी भयावह चीज का सामना करता है। दूसरी चीख सुरंग में गूंजती है, जो इशारा करती है कि